लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जनता के पास भरवाने के लिए पैसे नहीं है सर। इस बात के लिए महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, या नहीं तो जो अपोजिशन वाले हैं वो कमज़ोर कर देते हैं। अभी हमारे बीच मौजूद है गोड्डा लोकसभा से 3 बार के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर। तो सर, पहला सवाल आपसे है सर कि गोड्डा लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा सर आपको चुनाव के लिए? गोड्डा लोकसभा में केवल और केवल विकास ही मुद्दा है। 1.5 लाख करोड़ की योजना माननीय मोदी जी के कारण यहाँ आई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं परचून की दुकान हूँ। मोदी जी की सारी योजना यहाँ लोगों तक आई है, चाहे आप जहाँ बैठे हुए हैं। इस इलाके में पेयजल एक बड़ी समस्या है, गंगा से पानी आने की बात चल रही है। घर घर में गैस कनेक्शन जो है पाइप से आने की बात चल रही है। जो भी कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, NHI हो, रेल आना हो गोड्डा में, गोड्डा का रेल जो है उसको पीरपैंती जाना हो, जिसको कि पथरगामा बसंतराय होते हुए जाना है, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे यहाँ फ्रेगनेंस इंस्टीट्यूट हो, इत्तेफाक कन्नौज की संस्था हो, चाहे 300 बेड का यहाँ अस्पताल खुल रहा है महागामा में, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने वाला हो, चाहे नर्स का कॉलेज बनने वाला हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बनना हो, ITI बनना हो, सब बन के तैयार है। आप जिस गांव में बैठे हुए हैं उस गांव में भी ITI बन के तैयार है। पिछले 4 साल से जो है ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, इसको चला नहीं पा रही है। तो हमारा मुद्दा विकास है कि हमने काम किया है और उस काम के आधार पर हम वोट मांगने आए हैं। दूसरा, कोई ऐसा गांव घर नहीं है जिसको कि मोदी जी के अंतर्मन में छुआ नहीं है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कि उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, उनको गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको शौचालय नहीं बना है, किसान सम्मान निधि नहीं मिला है, PM बस विश्वकर्मा में जो है लोग नहीं जुड़े हैं, PM स्वनिधि में लोग नहीं जुड़े हैं। तो आप ये समझिए कि यदि मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। ये चुनाव केवल और केवल विकास, मजबूत प्रधानमंत्री और राष्ट्रवाद। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि जनता का ये आरोप है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और गैस सिलेंडर तो मिल गया है सर, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जनता के पास भरवाने के लिए पैसे नहीं है सर। इस बात के लिए महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, या नहीं तो जो अपोजिशन वाले हैं वो कमज़ोर कर देते हैं। जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, उस वक्त भी गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपये थी, और आज जब हम 2024 में बात कर रहे हैं तब भी गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपये ही है। कौन सी महंगाई बढ़ गई? मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं। गैस का जो है कि उसका पैसा भी खत्म है। सर, एक सवाल और आपसे है सर। क्षेत्रीय नेताओं ने ये आरोप लगाया था सर कि, और भी मतलब सोशल मीडिया से ही कहीं सुनने को मिला था कि अगर दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो आप चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं आएंगे सर। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मैं आपको उसमें सुधार दूं। जी। मैंने ये कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आएगी तो मैं चुनाव नहीं लूँगा, मतलब प्रचार नहीं करूँगा। और दूसरा, मैंने प्रदीप जी के लिए कहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसीलिए कहा था कि जिसके मुख्यमंत्री को जो है मेरे कारण जेल जाना पड़ा, जो भ्रष्टाचार में जेल में बंद है, उसके खिलाफ मैं क्या प्रचार करने जाऊंगा? सभी लोगों को पता है कि JMM वाले चोर हैं, तो चोर उम्मीदवार के खिलाफ मैं क्या प्रचार करूंगा? और दूसरा, प्रदीप यादव जी 4 बार लगातार हार चुके हैं, 3 बार तो मुझसे ही हार चुके हैं। दूसरा, उनके ऊपर एक बड़ी संगीन आरोप है। देवघर की एक बेटी के खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी किया है, मैं बोलना नहीं चाहता, चुनाव में एक मर्यादा है हमारी, मैं उन तक नीचे नहीं जाना चाहता, लेकिन देवघर की बेटी के साथ ही उन्होंने संगीन अपराध किया है। और आज तक जब अंजना ओम कश्यप देवघर में थी तो मैं आपको बताऊं कि पूरा देवघर कॉलेज मैदान केवल उनके खिलाफ नारे से ही गूंज रहा था कि देवघर के बेटी का न्याय नहीं सुना जाएगा, देवघर के बेटी का न्याय नहीं सुना जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। और आप यदि देख रहे होंगे, आप मेरे साथ चलिए, ना कहीं मंच है, ना माइक है, ना मैं कहीं वोट मांगने जा रहा हूँ। मैं केवल लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होगा, और उनसे दुआ सलाम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा गोड्डा की जनता पर भरोसा है। गोड्डा की जनता ने मुझे तब जिताया जब मुझे जानती नहीं थी गोड्डा की जनता 2009 में। अब गोड्डा की जनता जानती है, इसीलिए मुझे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। गोड्डा की जनता खुद ही चुनाव लड़ेगी और खुद ही चुनाव जिताएगी।
सर एक दो सवाल और है आपसे। जहाँ तक प्रदीप यादव की बात है तो कोर्ट में केस चल रहा है उनका सर, वो तो बात अलग है। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का ये आरोप है सर कि हेमंत सोरेन को और अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल में डलवाया गया ताकि बीजेपी को विपक्ष कमजोर मिले, चुनाव कैंपेन कमजोर मिले। तो इस पर क्या आप? इसका मतलब सोनिया जी मजबूत नहीं है, राहुल जी मजबूत नहीं है, ममता जी मजबूत नहीं है, सर ये लालू प्रसाद तेजस्वी मजबूत नहीं है। पहले तय कर लेना कि कौन उसमें बाहुबली है। ये तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल ही अपोजिशन में बाहुबली हैं, स्टालिन का कोई मतलब नहीं है, ममता बनर्जी का कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का कोई मतलब नहीं है। ममता जी तो सर गठबंधन में नहीं है सर। कैसे नहीं गठबंधन में? वो तो कह रही है कि इंडी गठबंधन को आप सपोर्ट करेंगे। सीताराम येचुरी मजबूत नहीं होंगे, प्रकाश कारत मजबूत नहीं होंगे, डी राजा मजबूत नहीं होंगे, सभी तो शेर ही है। आप कहना क्या चाहते हैं कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ये सब कमजोर हैं? पहले जो लोग बोलते हैं उनसे पहले तय करवा लीजिए कि कौन बाहुबली है, फिर मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। सर एक और अंतिम सवाल है सर। गोड्डा लोकसभा में अल्पसंख्यकों की आबादी काफी ज्यादा है और इस चुनाव में अल्पसंख्यकों के लिए क्या पैकेज है आपके पास? मेरे पास कोई पैकेज नहीं। प्रधानमंत्री जी ना अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किसी की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। हिंदुस्तान में जो रहता है उसको वही सुविधा मिलेगी, चाहे वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक। सर एक और अंतिम सवाल सर। प्रधानमंत्री जी को एक रैली में ये कहते हुए सुना गया कि अगर इंडिया की सरकार आ जाएगी, जो अभी गठबंधन नई गठबंधन बनी है, तो उसमें हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। सर जैसे आपने बात कही सर कि ये उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो है एक विरासत टैक्स लगाना चाहते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स जिसको कहते हैं। जैसे जिस मकान में हम बैठे हैं, मैंने परिणीता जी से पूछा इनका मकान है, तो कहा कि मेरे ससुर साहब ने बनाया। हो सकता है कि इनके ददिया ससुर ने बनाया। ददिया ससुर के बाद ससुर को मिल गया, ससुर के बाद उनके बेटे को मिल गया, ये रह रही है। आज जो कांग्रेस अपना सेम पित्रोदा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप मरे तो आपके बच्चों में ये पैसा जाने के बदले 55% जो है ये सरकार को चला जाएगा। तो आप ये समझिए कि बिना कुछ किए हुए बेचारे जब अपना 55% दे देंगे, मान लीजिए कि परिणीता जी अकेले हैं, इतने बड़े मकान में रह रही हैं, 1 बीघा का खेत ये मकान होगा इनका। इसके बाद जो इनके बच्चे हैं वो क्या करें? 55% तो केंद्र सरकार का हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया। उसके बाद जो रेस्ट बचा, उस बचने में बच्चों के बीच में डिवीजन हो जाएगा, तो एक धुर में जो है इनका बच्चा चला जाएगा और रेस्ट जो है वो केंद्र का हो जाएगा। तो क्या होगा? इस तरह का जब टैक्स लगाएंगे तो महिलाएं जो है अपना घर चलाने के लिए मंगलसूत्र नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? इसमें हिंदू मुसलमान का क्या सवाल है? ये थे गोड्डा के 3 बार के सांसद रह चुके निशिकांत दुबे जी अपना जवाब बेबाकी से रख रहे थे। आप देख रहे थे देसी तकश में जुनेद अहमद।